प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। जल्दी से जुड़ जाओ, वीडियो को शेयर कर दो सारे दोस्तों के बीच में और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपके सिलेबस में एक टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में मोमेंटम। मेरे बच्चों, इसके बारे में मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, है ना। मैंने आपको लास्ट क्लास में मोमेंटम के बारे में बताया था और हमने बताया था कि ये मूविंग मास होता है। मोमेंटम मतलब इसको रेखीय संवेग बोलते हैं और इसको पी से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है तुम्हारा एम इंटू, ठीक है ना। जहां पर मैंने आपको बताया था कि मास इंटू वेलोसिटी ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसीलिए ये भी एक वेक्टर होता है ना। हाँ, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और जो मास होता है, मास ये तुम्हारा एक स्केलर होता है और जो तुम्हारा वेलोसिटी होता है ये तुम्हारा एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, तो वेक्टर स्केलर वेक्टर ये चीज हमें पता चल गई, मैंने बताया था आपको, है ना। मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, मास इनटू वेलोसिटी, है ना। हाँ, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक। चलिए, दूसरी चीज मैंने इसकी एसआई यूनिट बताई थी। हाँ, एसआई यूनिट जो यूनिट होती है वो तुम्हारी क्या होती है, किलोग्राम। किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। ठीक, चलिए, तो ये भी आपको पता चल गई इसकी यूनिट क्या होती है। अच्छा, ये चीज मैंने चेंज इन लीनियर मोमेंटम ये भी आपको बताया था। जब कोई चलती हुई गाड़ी पर फोर्स लगाता है तो उसका मोमेंटम चेंज होता है, मैंने गाड़ी बना के दिखाया था आपको, है ना। चलिए, और आगे की तरफ चलते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम मैंने आपको ये भी बताया था। और ये जो होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये तुम्हारा जो होता है ये होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। और डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी मैंने आपको बोला था ये होता है तुम्हारा पी टू माइनस पी वन अपॉन डेल्टा टी। और ये जो पी टू होता है ये होता है तुम्हारा एम इंटू वी, या हमने वी माना था, माइनस एम इंटू यू, ठीक है, अपॉन डेल्टा टी। एम ऊपर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, एम तुम्हारा कॉमन आ गया तो ये आ जाता है तुम्हारा वी माइनस ई अपॉन डेल्टा टी। और यहाँ पर ये चीज़ क्या होगा, तरीके से ऐसे करके एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये तुम्हारा एक्सेलरेशन है। तो हमने आपको बता दिया था एम इंटू ए, और ये तुम्हारा किसके बराबर होता है, ये तुम्हारा फोर्स के बराबर होता है। तो ये मतलब हो गया कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी जो होता है वो तुम्हारा फोर्स के इक्वल होता है। ये चीज लगाए गए फोर्स के इक्वल होता है, ठीक है? लगाए गए फोर्स के इक्वल होता है, ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में ही मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। हाँ, ये क्वांटिटी, अरे ये क्वांटिटी जो है ना, लास्ट क्लास में ही मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका था, ठीक है? तो आई होप सो कि आप सभी लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई। चलिए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम और ये होता है फोर्स। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, एक फील्डर की बॉल को पकड़ता है तो अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाता है, ठीक है। चलिए, आगे की तरफ चलते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम मैंने आपको ये भी बताया था, इनके एप्लीकेशंस बताए थे, है ना। चलिए, तो आगे की तरफ चलते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, देखो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, पहली चीज जरा यही समझ लेते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को आज दोबारा बता देता हूँ, समझिएगा। जैसे कि मान लेते हैं, एक आपकी मेरे तरीके से समझ, तो मैंने बुक्स के तरीके से तो बता ही दिया था, आज तुम मेरे तरीके से समझो। मान लो ये कोई सड़क है, हाँ, मान लो ये कोई सड़क है इस तरीके से, ठीक है। जब ये कोई सड़क है तो यहाँ पर ऐसे करके ये कार यहाँ पर है, ऐसे करके ये कार को कहीं जाना है, ठीक है? कार को कहीं जाना है इस तरीके से, ये कार है। और मान लेते हैं कि जरा यहाँ पर ये साइकिल है, ये साइकिल का पहिया है ऐसे करके, ये साइकिल का पहिया है ऐसे करके, ये यूं करके,
तो यूं करके ये साइकिल का पहिया है और ये साइकिल सवार है और ये इस तरीके से कहीं जा रहा है। अब समझिएगा, ये जो कार है ये शुरू शुरू में रेस्ट में है, ठीक है, हाँ, ये कार है शुरू शुरू में रेस्ट में है और इसका जो मास है वो है तुम्हारा कैपिटल एम, ठीक है, इसका जो मास है वो है तुम्हारा कैपिटल एम, ये इस तरीके से कैपिटल एम, और इसका जो मास है साइकिल वाले का वो है तुम्हारा स्मॉल एम, और ये साइकिल भी, ये साइकिल सवार भी तुम्हारा रेस्ट में है। किस में है? ये भी रेस्ट में है, विराम अवस्था में है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे एक चीज ये पूछूं, इन दोनों को हमें धक्का देना है, दोनों को धक्का दे करके सेम स्पीड से चला देना है, इन दोनों को धक्का देके सेम स्पीड से चलाना है, सबसे ज्यादा फोर्स किस पे लगाना पड़ेगा? तब आप बोलोगे सबसे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कार पे, क्योंकि कार का मास ज्यादा है। चलो ठीक है, तो कार का मास ज्यादा है, इसका मतलब ये हो गया कि जो फोर्स होता है, फोर्स, ठीक है ना, हाँ, फोर्स अप्लाइड, किसी भी बॉडी पर जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो फोर्स होता है वो इसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। जितना मास ज्यादा होगा उतना ही फोर्स की वैल्यू ज्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है ना, हाँ, तो फोर्स, मास भी मतलब फोर्स भी उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा। दूसरी चीज, मान लो कि शुरू शुरू में ये साइकिल और ये कार दोनों चल चल पड़े, ठीक है, दोनों पर फोर्स लगाया गया और दोनों मान लो चल पड़े, तरीके से दोनों अपने चल पड़े इस तरीके से, ठीक है ना, हाँ, दोनों चल पड़े ऐसे करके, ये यहाँ पर दोनों इस तरीके से ऐसे करके चल पड़े, ये यूं करके, ये दोनों कुछ इस तरीके से ऐसे करके चल पड़े। अब मान लो साइकिल वाला चल पड़ा 3 मीटर पर सेकंड से, कितने से? 3 मीटर पर सेकंड से साइकिल वाला चल पड़ा, साइकिल वाला मान लेते हैं 3 मीटर पर सेकंड से चल पड़ा, 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर से मान लो 3 मीटर पर सेकंड से चल पड़ा, वो भी 3 मीटर पर सेकंड से चल पड़ी, कौन? कार। अब अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं जरा मुझे एक बात बताओ, इस साइकिल वाले से मैंने कहा कि तुम्हारी स्पीड अभी 3 मीटर पर सेकंड है, बोला ठीक, हमने कहा अपनी स्पीड बढ़ाओ, बोला ठीक है सर, बोला सर अभी मेरी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है, अगले हर सेकंड में मैं अपनी स्पीड को 1 से बढ़ा लूंगा, तो हमने कहा मतलब, बोला मतलब हर सेकंड अपनी स्पीड को 1 बढ़ाऊंगा, अच्छा, बोले हाँ, अगले ही सेकंड में उसकी स्पीड हो गई 4, फिर अगले सेकंड में 5, फिर 6, फिर 7, ऐसे कंटिन्यूअसली वो अपनी स्पीड को बढ़ाता रहा। अब जरा एक बात बताओ, पहले जब वो अपनी 3 की स्पीड से चल रहा था तब उसे साइकिल चलाए रखने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही थी, या अब ज्यादा लगानी पड़ रही है जब वो हर सेकंड अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, स्पीड बढ़ाने के लिए फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब कभी भी कोई भी गाड़ी, कोई भी वस्तु, कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को बढ़ाता है तो हम लोग बोलते हैं एक्सिलरेट हो रहा है, उसमें एक्सिलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जब उसने इस तरीके से फोर्स लगाया और गाड़ी की स्पीड को बढ़ाया तो कुछ समय में गाड़ी की स्पीड कुछ बढ़ी थी, तो 1 सेकंड में कितनी बढ़ी थी? इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन, इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब हमने इससे बोला कि साइकिल सवार अब अपनी स्पीड को थोड़ा और तेजी से बढ़ा ले, तो इसने बोला ठीक है सर। अब की स्पीड, इसने बोला कि सर अब की 1 सेकंड में स्पीड 1 बढ़ रही थी, अब की 1 सेकंड में स्पीड 2 से बढ़ेगी, तो हमने कहा ठीक है। अगले ही सेकंड में उसकी स्पीड कितनी हो गई? अभी 5 मीटर पर सेकंड पे पहुंची थी, 3 से 4, 4 से 5, मगर अगले ही सेकंड में उसकी स्पीड 5 से हो गई 7, फिर हो गई 9, फिर हो गई 11, इस तरीके से उसकी स्पीड 1 सेकंड में कितने से बढ़ी? 2 से। तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया यहाँ पर? 2। पहले कितना था? 1 था। तो पहले ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा था या अब ज्यादा लगाना पड़ रहा है? तो भाई ऑब्वियसली बात है कि जब हमको स्पीड ज्यादा तेजी से बढ़ानी है तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। पहले एक्सेलरेशन 1 था, अब एक्सेलरेशन 2 है, इसका मतलब अगर आप एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे तो फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग एक चीज यहाँ पर बोलते हैं कि जो तुम्हारा फोर्स होता है, फोर्स, ठीक है ना, हाँ, फोर्स होता है वो एक्सेलरेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स अप्लाइड
फोर्स अप्लाइड, तो ये हो गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन ऐसे करके, ठीक, ये हो गया। तो अगर दोनों को हम एक साथ लिख दें, दोनों को एक साथ लिखें तो हम लोग क्या लिखेंगे, F प्रोपोर्शनल टू M इंटू ए, ठीक, ये हो गया, दोनों को एक साथ प्रोपोर्शनल लिख दिया। यहाँ से जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का जब साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है K, और ये हो गया तुम्हारा M इंटू ए। यहाँ से जब हम लोग देखते हैं तो कांस्टेंट K है, ये एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर इसकी वैल्यू तुम्हारी 1 निकल करके आती है ना। हाँ, तो यहाँ से हियर K इज इक्वल टू 1, ठीक है, और तो यहाँ से तुम्हारा ये हो जाता है F इज इक्वल टू M इंटू ए, तो तुम्हारा F इज इक्वल टू एम ए आ गया। यही है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, यही है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और यहाँ से हम लोगों ने यूनिट्स भी कैलकुलेट करी थी, F इज इक्वल टू M इंटू ए। तो यहाँ से एक चीज़ समझिएगा, इसकी यूनिट हो जाती है तुम्हारी किलोग्राम, है ना, हाँ, इंटू, और इसकी यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, हाँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं, वो हम लोग बोलते हैं न्यूटन, ठीक। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, न्यूटन, तो यहाँ से एक न्यूटन बराबर, एक न्यूटन बराबर तुम्हारा 1 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। अब आप जरा सोचिए कि अगर हम लोग किलोग्राम को 1000 ग्राम लिख दें, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1000 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय, 1 मीटर को लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, हाँ, ये तुम्हारा हो गया 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से ये तुम्हारा 1000 हो गया, 1000 हो गया, ठीक है, और ये तुम्हारा 100 हो गया। तो ये तुम्हारा 1000 इंटू 100, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 लाख, है ना, 100,000, और ब्रैकेट में हो गया तुम्हारा ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ गई कि जो 1 न्यूटन होता है, 1 न्यूटन वो तुम्हारा इतने के बराबर होता है, वो तुम्हारा इतने के बराबर होता है, ऐसे करके 1 न्यूटन इक्वल टू इतना। अब सोचिए ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना, इसी को लिखते हैं हम लोग डाइन, 10⁵ और इसको लिखते हैं DYNE, डाइन, ठीक है। तो 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के भी इक्वल होता है। डाइन क्या होता है, डाइन भी फोर्स की यूनिट होती है, मगर वो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम की, और ये जो तुम्हारा न्यूटन है ये तुम्हारा क्या है, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम की यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने यूनिट्स भी कैलकुलेट कर ली थी, ठीक है। तो ये तुम्हारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से तुम्हारा आ जाता है। उसके बाद में आपको मुझे बताना था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में सभी को सब कुछ पता है, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। न्यूटन का थर्ड लॉ ये बोलता है, कोई भी अगर हम किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे, अगर हम किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो हमें पलट करके एक और फोर्स हमारे ऊपर लगता है, जो दूसरी बॉडी लगाती है जिस पर हमने फोर्स लगाया था, और उस वाली बॉडी का के द्वारा जो लगाया हुआ फोर्स होता है हम पर, वो वाला फोर्स उस वाले फोर्स के इक्वल होता है जो हमने लगाया था, मगर डायरेक्शन अपोजिट होती है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। तो इसको मैं इस तरीके से इसको देखो यहाँ पर क्या लिखा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, Newton's third law of motion states that
देयर इज ऑलवेज रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन एंड ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है ना। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। जैसे कि कोई भी वस्तु जब कहीं रखी होती है, जैसे मान लो कि किसी टेबल पे कोई, मान लो जैसे ये कोई टेबल है, ठीक है, ये कोई टेबल है ऐसे करके, और इस टेबल पर, हाँ, टेबल पर हमने यहाँ पर ऐसे करके कोई एक बॉडी रख ली, मैं, ठीक है? इस पर मैंने ऐसे करके कोई बॉडी ऐसे करके रख ली, यूं करके ऐसे करके, अरे यहाँ पर मैंने ऐसे करके कोई बॉडी रख लिया, तो क्या होगा ऐसे केस में, इस बॉडी का जो वेट होगा वो तुम्हारा नीचे की ओर काम करेगा, ठीक है ना। हाँ, इस बॉडी का जो वेट होगा वो तुम्हारा नीचे की ओर काम करेगा ऐसे करके, ठीक है। और पलट करके, ऐसे करके पलट करके ऊपर की ओर एक फोर्स मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं? रिएक्शन फोर्स, ठीक है। इसी को नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं। ये जो वेट होता है ये भी एक फोर्स होता है, और यहाँ पर ये जो वेट होता है ये तुम्हारा एक एक्शन फोर्स की तरह होता है, ठीक है ना, एक्शन फोर्स। ऐसे ही हम लोग जब, अरे, ऐसे ही जब हम लोग किसी दीवार पे मान लो अगर हाथ लगाएं ऐसे करके, दीवार को धकेलें अगर हम लोग, सपोज दैट, ठीक है, मान लेते हैं जैसे यहाँ पर कोई दीवार है, ये एक दीवार है, और यहाँ से एक खड़ा हुआ होकर के एक कोई आदमी जो है ना, यहाँ से ऐसे करके कोई एक आदमी दीवार को धकेलता है, ठीक है, ऐसे करके दीवार पर फोर्स लगाता है। तो जब ये दीवार पर ऐसे करके फोर्स लगाएगा, ये वाला फोर्स जो होता है इसको बोलते हैं एक्शन फोर्स, ठीक है, ये तुम्हारा एक्शन फोर्स है। दीवार भी इसके हाथों पर इक्वल फोर्स लगाती है, दीवार भी इसके हाथों पर इक्वल फोर्स लगाती है, और अपोजिट में लगाती है ऐसे करके, इस तरीके से ये अपोजिट में इक्वल फोर्स लगाती है। ये तुम्हारा एक्शन हो गया और ये तुम्हारा रिएक्शन हो गया, ठीक है ना। हाँ, ये तुम्हारा एक्शन और ये तुम्हारा रिएक्शन, ठीक। तो इस तरीके से इसीलिए हमारे हाथों पर चोट लग जाती है। तुम अगर किसी दीवार को ऐसे थप्पड़ मारोगे तो दीवार भी तुम्हारे हाथों पर उतना ही फोर्स लगाती है। हम चल रहे हैं, जैसे मान लो कोई नीचे पत्थर रखा है, मैंने पत्थर में ऐसे करके पैर से मारा तो मेरे पैर में चोट लग जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि जितने फोर्स से मैंने उस पर चोट मारी उसने भी हमारे ऊपर उतने ही फोर्स से चोट मार दी, है ना। तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट थी और हमने जिस तरह फोर्स मारा उसकी डायरेक्शन के लिए अपोजिट थी। तो ये वाला जो तुम्हारा लॉ है इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। मगर यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो, देखो इसका एक और एग्जांपल है, जैसे रिकॉइल ऑफ गन। जब गन से गोली निकलती है, जब गन से गोली निकलती है तो गन क्या करती है, गोली को आगे के डायरेक्शन में धकेलती है। जब गोली को आगे डायरेक्शन में ऐसे करके धकेलेगी तो अपने ऊपर उसके खुद के पीछे की ओर फोर्स लगेगा ऐसे करके, ठीक है ना। तो इस तरीके से जैसे गोली को गोली को उसने ऐसे करके धकेला तो खुद पीछे आ गया, ठीक है ना। गोली अभी मान लो बंदूक ऐसे है, गोली इधर हथेली के आगे है, तो जितने फोर्स से वो आगे लगाएगा गोली पर फोर्स, उतने ही फोर्स से गन पीछे की तरफ हटती है, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा एक्शन रिएक्शन वाला ही कॉन्सेप्ट होता है इस तरीके से, ठीक है। हमारा गन हो गया यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ से ये गोली हो गई, है ना। गोली पर फोर्स लगा, इसको हम लोगों ने क्या बोला, एक्शन। पीछे की ओर गन हटी, इसको क्या बोला हम लोगों ने, एक्शन। तो हम लोगों ने बोला, आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी, है ना। चलो दूसरी चीज, अब देखो यहाँ पर ये आता है कि जो थर्ड लॉ ऑफ, ये जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है एक्शन रिएक्शन, ये फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर बराबर क्यों लगते हैं, ठीक है। मान लो ये वाला फोर्स लगा तुम्हारा F1 और ये वाला तुम्हारा फोर्स लगा F2, तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग F1 बराबर देखें तो माइनस F2 हो, ठीक है ना। ये एक दूसरे के, ऐसा इसलिए होता है माइनस क्यों, माइनस का मतलब है कि अपोजिट डायरेक्शन में है, और बराबर इसलिए है क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है। चलिए, तो ऐसे ही तुम्हारा ये वाला हो गया। ऐसे हम लोग जब हम लोग सड़क पर चलते हैं, जब हम लोग सड़क पर चलते हैं तो भी हम लोग जमीन को पीछे की ओर धकेलते हैं। जैसे कि ये मान लेते हैं हम लोग सड़क पर इस तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। सड़क पर जब हम लोग चलते हैं ना
तो हम लोग जमीन को पीछे की ओर धकेलते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो जमीन को हम लोग पीछे की ओर धकेलते हैं, तो ये हो गया तुम्हारा एक्शन, ठीक है ना, हाँ एक्शन, ये तुम्हारा एक्शन है। तभी हमें आगे की तरफ हमको फोर्स मिलता है, तभी हमें आगे की तरफ फोर्स मिलता है, और ये तुम्हारा हो जाता है क्या, रिएक्शन। ये तुम्हारा हो गया रिएक्शन, ठीक है। एक्शन रिएक्शन। ऐसे ही कोई भी बालक जब तैरता है पानी में, समझना जरा, कोई भी जब पानी में तैरता है, ठीक है ना, हाँ, कोई भी जब वो पानी में तैरता है ऐसे करके, यूं करके, तो तो पानी में जब वो तैरता है तो पानी को पीछे की ओर धकेलता है, तो पानी को पीछे की ओर पुश करेगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा एक्शन। तो पलट के आगे की ओर जाएगा, तो ये बिकॉज ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, हाँ। तो ये रिएक्शन के कारण आगे की तरफ बढ़ जाता है। जब तैरते समय हम लोग पानी को पीछे धकेलते हैं ना, तो हम लोग आगे चले जाते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। ये होता है इसका तरीका, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, जैसे मैंने स्विमिंग का आपको बता ही दिया, देखो स्विमिंग वाला एग्जांपल यही है ना। ये देखो यहाँ पर ये लड़का है ना, ये पानी को पीछे की ओर धकेल रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक्शन फोर्स है, तो ये तुम्हारा आगे की ओर जो इसको मिला, ये तुम्हारा रिएक्शन फोर्स है, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा नाव, नाव को जब हम लोग जो है प्रोपल्सन ऑफ बोट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जब नाव के लिए हम लोग, नाव कोई आदमी बैठ करके चापू से पानी को पीछे धकेलता है, तो ये तुम्हारा हो गया एक्शन फोर्स, ठीक है ना, हाँ, ये तुम्हारा एक्शन है। तो नाव तुम्हारी आगे की ओर जाती है बिकॉज ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, हाँ, बिकॉज ऑफ रिएक्शन, इस तरीके से। तो ये भी तुम्हारा होता है सेलर, सेलर मतलब होता है नाविक, ठीक है ना। सेलर पुशेस द वाटर विथ ओर, उसको OAR बोलते हैं, ये जो चाबुक होता है, चाप होते हैं, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो वो उसकी नाव आगे की तरफ बढ़ती है, ठीक है। ये सारे के सारे तुम्हारे एग्जाम्पल हैं। अब एक चीज समझिएगा जो बुक्स में जनरली नहीं एक्सप्लेन करते हैं, ये जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ये कहाँ से आया है। क्वेश्चन ये होता है किस पर बेस्ड है, ठीक है। तो समझना जरा, हम लोगों ने एक चीज समझी थी, लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना, हाँ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम समझिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये क्या होता है, पहले उसी को समझ लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक, हाँ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये क्या होता है समझिएगा, ये, हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। चलिए देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, हाँ, इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये मतलब इंपॉर्टेंट फॉर IIT JEE एंड नीट, एंड नीट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। चलिए, तो हम लोग पहले एक चीज समझते हैं, जैसे यहाँ पर ये कोई सड़क है, और यहाँ पर कोई बॉल जा रही है, मान लेते हैं कोई बॉल है तरीके से, ये कोई एक बॉल है जो मोशन में है तरीके से, ऐसे करके, ठीक है। ये बॉल जो है ना, बॉल वाइट कलर की डार्क, ऐसे करके, तो बॉल इस तरफ जा रही है, मान लेते हैं जा रही है, ठीक है, V वेलोसिटी से, चलिए, ये V वेलोसिटी से जा रही है, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। माना हमने यहाँ पर जीरो फ्रिक्शन है, मान लेते हैं यहाँ पर जीरो फ्रिक्शन है, जीरो फ्रिक्शन मतलब घर्षण फोर्स भी नहीं लग रहा है, सड़क सड़क पर जरा भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है ना, हाँ, जीरो फ्रिक्शन। ऐसा भी नहीं, देखो फ्रिक्शन भी एक एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। फ्रिक्शन क्या है, जब बॉडी चलती है तो फ्रिक्शन इस बॉडी पर बाहर से लगता है,
इसीलिए वो एक एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, फ्रिक्शन यहाँ पर क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स है, तो एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स है। देखो हर वो फोर्स जो किसी भी बॉडी की मोशन को चेंज कर दे, उसको हम लोग एक्सटर्नल फोर्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मान लेते हैं इसका जो मास है वो है तुम्हारा स्मॉल m। ठीक है, तो इसका लीनियर मोमेंटम कितना हो गया, इसका लीनियर मोमेंटम हो गया p बराबर m इंटू। ठीक, इसका लीनियर मोमेंटम हो गया तुम्हारा m इंटू लीनियर मोमेंटम p। तो यहाँ पर p बराबर जो तुम्हारा आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा m इंटू। ठीक, तो ये m इंटू वी आ गया तुम्हारा। ठीक है, सपोज दैट हमने इस पर कोई भी एक फोर्स लगाया, हमने इस पर अभी फोर्स लगाया इंटू यू मान लेते हैं यहाँ पर शुरुआत में। तो जब हमने यहाँ पर इसको फोर्स लगाया, ऐसे करके फोर्स लगाया जब हमने, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो जब हम लोगों ने फोर्स लगाया था तो हम लोगों ने एक चीज निकाली थी यहाँ पर, और वो ये निकाला था, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि जब हम लोग अगर इस पर फोर्स लगा देंगे, फोर्स, ठीक है, तो फोर्स कैसे लगाएंगे जरा समझिएगा। हम लोगों ने फोर्स ऐसे लगा दिया, फोर्स हमने ऐसे लगा दिया, ऐसे ऐसे करके, ये गाड़ी जो चल रही थी, ये गाड़ी जो तुम्हारी ऐसे करके चल रही थी, यूं करके रहा, ये कुछ इस तरीके से गाड़ी जो तुम्हारी है यूं करके ऐसे करके चल रही थी। यहाँ से ये यू की जगह पर क्या हो गया, यू की जगह पर तुम्हारा वी, ठीक है ना, हाँ, ये यू की जगह पर तुम्हारा वी हो गया ऐसे करके, और इसका मास तो उतना ही बना रहेगा, इसका मास तो उतना ही बना रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ पर जो टाइम था वो तुम्हारा 0 0 था, और यहाँ पर जो टाइम हो गया वो हो गया तुम्हारा डेल्टा टी, मतलब इतने समय में। मगर हमने यहाँ पर इस पर फोर्स लगाया था, ठीक है ना, हाँ, हमने यहाँ पर ऐसे करके फोर्स लगाया था, ये वाला फोर्स। ठीक है, तो हम लोग ये चीज जानते हैं, जो फोर्स अप्लाइड होता है, फोर्स अप्लाइड, ठीक है ना, हाँ, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, फोर्स अप्लाइड ऑन मूविंग बॉडी, मूविंग बॉडी, तो एफ होगा वो तुम्हारा एफ एक्सटर्नल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एफ एक्सटर्नल। इसको एफ एफ एक्सटर्नल भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एफ एक्सटर्नल जो तुम्हारा होगा, ठीक है, यहाँ पर जो तुम्हारा एफ एक्सटर्नल होगा, हाँ, एफ एक्सटर्नल ई एक्स टी, वो तुम्हारा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के बराबर होता है, डेल्टा पी के बराबर होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, मान लो अगर हम तुमसे ये कह दें, सपोज दैट इफ देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, if there is no external force applied, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया गया है, इसका मतलब ये हो गया एफ ई एक्स टी दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक, इसका मतलब ये हो गया। तो अगर ये चीज अगर जीरो हो गई है तो इसका ये मतलब हो गया जीरो बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक, और ऐसे केस में हम लोग ये लिख सकते हैं कि टू माइनस पी वन, P2 माइनस पी वन अपॉन, तो सीधे सीधे लिखेंगे P2 माइनस पी वन अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि हम लोग जानते हैं डेल्टा पी क्या था, चेंज था। तो ऐसे केस में तो हम लोग इसको ऐसे करके लिख सकते हैं 0/1। हाँ, हाँ, देख लेते हैं क्या हो गया, हाँ चलो ठीक है, आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे करके लिखेंगे 0/1 दिस इज इक्वल टू P2 माइनस पी वन, समझते जाना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अपॉन डेल्टा टी।
तो ये हो गया तुम्हारा। अब जरा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, इसका इधर मल्टीप्लाई करवा दो और इसका इधर करवा दो। तो यहाँ से एक चीज देखोगे तो ये तुम्हारा 0 हो गया और ये तुम्हारा इधर हो गया। मतलब 0 इज इक्वल टू, मतलब तुम्हारा 0 इज इक्वल टू, ये तुम्हारा कुछ इस तरीके से ऐसे हो जाएगा कि 0 इज इक्वल टू P2 माइनस P1, P2 माइनस P1। इसका मतलब ये हुआ कि लीनियर मोमेंटम में चेंज तो हुआ ही नहीं, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि लीनियर मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, सिंपल सी बात है, इसका सिंपल सी बात है कि इफ इफ P2 माइनस P1 इक्वल टू 0, इसका मतलब P2 बराबर तुम्हारा कितना हो गया, P1। इसका मतलब ये हो गया देयर इज नो चेंज इन द लीनियर मोमेंटम, क्योंकि अंतिम लीनियर मोमेंटम भी तुम्हारा वही है जो पहले वाला है, ठीक। तो ये चीज इसका मतलब होता है, इट मीन्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इट मीन्स देयर इज नो चेंज इन द लीनियर मोमेंटम, देयर इज नो चेंज इन लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मतलब रेखीय संवेग में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक। हेंस लीनियर मोमेंटम तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा, हेंस लीनियर मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट। लीनियर मोमेंटम will remain constant। will remain constant। लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब लीनियर मोमेंटम चेंज कब नहीं हुआ है, कौन सी कंडीशन अप्लाई हुई है। कंडीशन ये अप्लाई हुई है कि जब एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना, हाँ, जब एक्सटर्नल फोर्स तुम्हारा 0 है, मतलब जैसे चलती हुई गाड़ी पर अगर फ्रिक्शन तक ना लगे, कोई बाहर से कोई फोर्स ना लगे, ना इसको धकेलने वाला, ना इसको रोकने वाला, ना फ्रिक्शन लगे, कोई फोर्स ना लगे, तो इसका लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। लीनियर मोमेंटम मतलब P, और P की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, मास तो वैसे ही नहीं बदल सकता क्योंकि मास तो फिक्स रहेगा। इसका मतलब वेलोसिटी भी तुम्हारी वही रहेगी। इसका ये मतलब हो जाता है कि अगर किसी चलती हुई गाड़ी पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो उसकी वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं आता है। इसका मतलब वो जिस वेलोसिटी से चल रही थी उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी। और यही चीज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है। यही चीज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि जो बॉडी जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहेगी जब तक हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमने यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग वही चीज लिख सकते हैं, इफ व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल रिमेन कंजर्व्ड। जब किसी बॉडी पर, किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा तो उसका रेखीय संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीज हमारी यहाँ से क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी फिलहाल इस वीडियो में अभी इतना ही रखेंगे और इसके आगे की जो टॉपिक बनते हैं वो तुम्हारे हम अगले में लेकर के आएंगे। और अगले लॉ में हम आपको बताएंगे एक चीज और, प्रूफ करके बताएंगे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसी लॉ पर बेस्ड है, ठीक है। कैसे है ये चीज, इस चीज को हम लोग प्रूफ करेंगे अगले वीडियो में। तो जुड़े रहना और वीडियो अगला जरूर देखना। चैनल पर पहली बार अगर आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो वालों को वीडियो पे लाइक बटन बतावा दो और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ठीक है। तो चलिए फिर अभी फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।